हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है द रिएक्शन दैट डज नॉट टेक प्लेस इन अ ब्लास्ट फर्नेस बिटवीन 900 केल्विन टू 1500 केल्विन टेम्परेचर रेंज ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो देखो यार, ये क्वेश्चन आपका मेटलर्जी चैप्टर का है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन से रिलेटेड है। तो आपको जैसा कि पता होगा, जो आयरन का एक्सट्रैक्शन होता है वो ब्लास्ट फर्नेस में होता है। और ब्लास्ट फर्नेस आपका कुछ, यदि मैं बात करूं तो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इधर से ऑक्सीजन ब्लो करते हैं इसमें, ठीक है ना। और यहाँ पे हम ऊपर से इसमें क्या क्या मिक्स कर देते हैं। तो देखो, ये ब्लास्ट करने से ऊपर हम लाइमस्टोन को तो कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स करते हैं। और जो ओर्स होगा, ओर्स, आयरन के जो ओर्स होते हैं मेनली दो और होते हैं, Fe2O3 एंड Fe3O4 होता है, ये दो और होता है। Fe2O3 को हम हेमाटाइट कह देते हैं और Fe3O4 को हम मैग्नेटाइट कह देते हैं। ठीक है, आयरन के ये दो मेनली और होते हैं। तो यहाँ पे हम ओर्स लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, और यहाँ पे हम कोक लेते हैं। कोक है तो कार्बन, ठीक है ना। तो ये कार्बन का एक जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी ये रिड्यूस करता है। यही इसका मेन रोल है। कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग क्यों ले रहे होते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मेन जो रोल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करके कैल्शियम ऑक्साइड देता है। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। CO2 तो आपको बाहर निकल जाएगा, जो कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है ये आपका फ्लक्स की तरह काम करता है। और जो कि जो ओट्स हम यूज कर रहे हैं, इस ओट्स में सिलिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंप्योरिटीज के तौर पे प्रेजेंट होता है। तो ये जो सिलिका इंप्योरिटीज के तौर पे प्रेजेंट था, इसको रिमूव करने के लिए हमने कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया। ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा होता, और ये कैल्शियम ऑक्साइड ही सिलिका के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट स्लैग बना देता है। और ये स्लैग क्या होता है, आपका फ्लॉट करता रहता है मेटल पे, इसे हम स्लैग कहते हैं। तो ये आपका स्लैग जो है ऊपर फ्लॉट करता है मेटल, नीचे मोल्टन मेटल आपका प्रेजेंट होता है। और इस मोल्टन मेटल के ऊपर आपका क्या होता है, ये स्लैग लेयर होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो ये एक रफ आइडिया दे दी कि यार ब्लास्ट फर्नेस होता क्या है, इसमें क्या क्या क्यों क्यों यूज किया जाता है, ये सारी चीजें। अब देखो, इसमें जो रिएक्शंस चल रहे होते हैं ना, वो रिएक्शंस आपका अलग अलग तरीके से होता है। मीन्स यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो लोअर टेम्परेचर, हायर, अलग अलग टेम्परेचर जोन होता है इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। यदि हम बात करें तो इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ब्लास्ट फर्नेस को। एक आपका हायर टेम्परेचर जोन होता है, एक आपका लोअर टेम्परेचर, और एक आपका सबसे सेंट्रल पोर्शन होता है। तो देखो, नीचे आपका कोल का बर्निंग चल रहा होता है। जो कोक है ना, ये आपका कोक नीचे पहुंचता है, और नीचे जो है आपका बर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है, और यहीं पे मेनली सारे कोक का बर्निंग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई रहता है। और ये टेम्परेचर आपका 2200 तक पहुंच जाता है, 2200 कैलविन तक, या 2170 कैलविन एक्सैक्ट वैल्यू की मैं बात करूं तो ये 2200 अप्रॉक्स तक ये टेम्परेचर आपका नीचे पहुंच जाता है। तो ये हाईएस्ट टेम्परेचर जोन होता है। बीच में हम सेंट्रल पोर्शन कह देते हैं। ये बीच वाला पार्ट जो है ये आपका कहलाता है सेंट्रल पोर्शन। इसमें आपका टेम्परेचर जो होता है वो है 900 to 1500 कैलविन टेम्परेचर आपका होता है। जबकि यदि हम बात करें जो अपर पोर्शन होता है, इसमें आपका टेम्परेचर होता है ओनली 500 to 800 कैलविन। तो कहने का मतलब ये कि नीचे का टेम्परेचर ज्यादा होता है, जबकि ऊपर जाते जाते ये टेम्परेचर आपका कम होता चला जाता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर जोन है, इसको हम लोग अपर पोर्शन कहेंगे, इसको सेंट्रल पोर्शन कहेंगे, और ये आपका नीचे वाला पोर्शन हाई टेम्परेचर जोन होता है। तो होता क्या है, यदि हम ओवरऑल रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शन को हम लोग कुछ इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। जो आपका अपर जोन होता है ना, इसमें जो Fe2O3 होता है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस किस में कर देता है, Fe3O4 में कर देता है। एक काम करता हूँ, मैं इधर इसे थोड़ा मिटा देता हूँ, मुझे जगह मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखना, जो Fe2O3 जो आपका हेमाटाइट जो ओर्स है, वो ओर्स Fe2O3 को सबसे पहले कौन रिड्यूस करता है, CO। ये CO कहाँ से आया, तो ये नीचे जो कार्बन था ना, वो कार्बन जब जल रहा था, तो कार्बन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जला तो ये CO प्लस CO2 बना दिया। यही CO आपका ऊपर आ रहा था, और ये CO एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करता है। तो Fe2O3 को ये आपका कन्वर्ट कर देता है Fe3O4 में, और CO जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 में। ये जो Fe3O4 बना, ये फर्दर CO इसको रिड्यूस कर देता है। देखो, Fe2O3 में यदि हम देखें तो Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है। Fe3O4 में देखें तो Fe का 8+3 है। देखो, CO जो है ना, CO में कार्बन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, CO2 में +4। तो एक चीज याद रखिएगा, CO जब भी ऑक्सीडाइज होगा तो ये CO2 बनाएगा,
और ये Fe2O3 को रिड्यूस कर रहा है। तो देखो +3 स्टेट से ये +8/3, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से ये चीज देख सकते हो कि Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम हो रहा है लगातार। ठीक है, तो यदि कम हो रहा है मीन्स रिडक्शन हो रहा है। फर्दर यहाँ पे Fe3O4 जो है ना उसको फर्दर FeO में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पे FeO में Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो यहाँ पे भी देख रहे हो फर्दर ये आपका रिड्यूस हो गया। तो इस तरह से, और CO खुद ऑक्सीडाइज होगा CO2 में, क्योंकि उसके पास एक ही ऑप्शन है। CO जब भी ऑक्सीडाइज होगा तो वो ऑक्सीडाइज होकर CO2 ही बनाएगा, तो यहाँ सोचने वाली बात नहीं ज्यादा। तो पहले स्टेप में हमने क्या देखा, Fe2O3 Fe3O4 बना रहा है, Fe3O4 FeO बना दिया। बात आई समझ में? अच्छा, एक चीज याद रखेंगे, अब ये FeO को यदि हम Fe में रिड्यूस करना चाहे तो इसको दोनों कर सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कर सकता है रिड्यूस, और कार्बन खुद भी कर सकता है। बट याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उसके लिए लो टेम्परेचर ज्यादा फेवरेबल होता है। ये आप एलिंगम डायग्राम में जब देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड लो टेम्परेचर पे अच्छा वर्क करता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, इसलिए अपर पोर्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड ही आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है फॉर FeO को रिड्यूस कर देता है पे। और लोअर यदि हम टेम्परेचर जोन में आ जाए तो वहां पे कार्बन जो कोक है ना वो आपका FeO को रिड्यूस कर देगा और ये CO बना देता है आपका। बात समझ में आई? और यहाँ पे Fe के साथ CO2 बच जाता है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस जो आपका ब्लास्ट फर्नेस के अंदर चल रहा है उसको मैंने एक तरह से पूरे डिटेल में डिस्कस कर दिया। अब हमें यहाँ पे देखना कि इस चार ऑप्शंस में से कौन सा रिएक्शन आपका ब्लास्ट फर्नेस में इस टेम्परेचर रेंज में नहीं हो रहा, आपको ये बताना है। दैट डज नॉट टेक प्लेस इन अ ब्लास्ट फर्नेस बिटवीन दिस टेम्परेचर रेंज। तो देखो यार, पहला जो ऑप्शन है Fe2O3 प्लस CO गिव्स FeO प्लस CO2, तो ये जो पहला वाला रिएक्शन है ना, यही रिएक्शन आपका ब्लास्ट फर्नेस में इस टेम्परेचर रेंज में नहीं होता है। ये जो रिएक्शन है Fe2O3 प्लस CO गिव्स FeO प्लस CO2, ये एक्चुअल में आपका 500 से 800 केल्विन के बीच होता है। जबकि FeO प्लस CO जो होता है इट गिव्स Fe प्लस CO2, बिल्कुल यहाँ पे FeO को रिड्यूस कर दिया जाता है CO के द्वारा। ये आपका जो रिएक्शन चल रहा है ये सेंट्रल पोर्शन में चल रहा होता है, और सेंट्रल पोर्शन का जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 900 टू 1500 केल्विन होता है, इसलिए ये रिएक्शन आपका हो रहा है, सही है। C प्लस CO2 गिव CO, बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन में आपका, ये सेंट्रल पोर्शन का टेम्परेचर रेंज है। C जो है होता है वो CO2 के साथ 2CO बनाता है, ये भी रिएक्शन आपका होता है। और साथ ही साथ ये जो स्लैग फॉर्मेशन वाला स्टेप्स था ये भी आपका सेंट्रल पोर्शन में ही चल रहा होता है। तो इसलिए ये जो फोर्थ है ये भी आपका सही है, यानी ये तीनों जो है सेकंड थर्ड फोर्थ ये आपका इसी टेम्परेचर सेंट्रल पोर्शन में होता है। लेकिन जो फर्स्ट रिएक्शन था वो आपका अपर पोर्शन में होता है जहां टेम्परेचर होता है मात्र 500 टू 800 केल्विन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, रिएक्शन दैट डज नॉट टेक प्लेस, वो है आपका 1। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन फर्स्ट। तो होप कि यार ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।